ओह, कितनी सुंदर हो तुम प्रियंवदा। चंदन जैसा मुख है तुम्हारा और बांसुरी जैसी काया और केश जैसे कोई नागरानी। तुम्हारे रूप के आगे कौन टिक पाएगा। देखना एक दिन इसी राजमहल में कोई सुंदर सा राजकुमार आएगा जो तुम्हें सोने की पालकी में अपने साथ ले जाएगा। खुद से बातें करती हुई ये है राजकुमारी प्रियंवदा, जो सुंदरनगर के राजा वीरभद्र सिंह की इकलौती संतान थी। प्रियंवदा देखने में काफी सुंदर थी और इस बात पर उसे बड़ा घमंड था। अरे सुगंधा बेटी, जरा पीने के लिए पानी तो देना थोड़ा सा। ये लो बाबा, और खाना भी तैयार है। आप हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बेटिया, मैं आता हूँ अभी। क्या हुआ बाबा, आप हंस क्यों रहे हो। पता है बेटिया, तुम्हें जब भी देखता हूँ तो तुम्हारी माँ की याद आ जाती है। बिल्कुल उसी की छाया हो तुम, उतनी ही सुंदर और उतनी ही समझदार। बाबा, कभी कभी माँ की बहुत याद आती है। कोई बात नहीं बेटी, दुखी मत हो। वो जहाँ भी है हमें खुश देखकर खुश ही होगी। ये है हरिया और उसकी बेटी सुगंधा। हरिया सुंदरनगर में कुम्हार का काम करता था। हरिया की पत्नी की मौत कुछ साल पहले हो गई थी और तब से सुगंधा ही घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसका रूप हमेशा खिला खिला ही रहता था। जबकि दूसरी तरफ राजकुमारी प्रियंवदा थी। आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं राजकुमारी प्रियंवदा। आज तो मतलब मैं तो रोज ही सुंदर लगती हूँ दासी। जी क्षमा राजकुमारी, मेरे कहने का मतलब था आज आप सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हैं। आज तो आपको चाहे जो राजा या राजकुमार देख ले, वो आप पर मोहित होकर मूर्छित ही हो जाए। सही कहा, पूरे सुंदरनगर राज्य में मेरे जैसा रूप किसी का नहीं। अब हाँ राजकुमारी। क्या हुआ दासी, तुम इतना विचार करके क्यों बोल रही हो। नहीं तो राजकुमारी, आप ही सबसे सुंदर हैं। हाँ सच में, जो मन में है मुझसे वो कहो, वरना तुम्हें दंड मिलेगा। वो राजकुमारी, नगर में कुम्हार है हरिया, उसकी बेटी, उसका नाम सुगंधा है। सुना है बड़ी सुंदर है। दिन भर मिट्टी में काम करके भी उसका रूप नहीं कुम्हलाता। दासी के मुंह से सुगंधा के रूप की तारीफ सुन प्रियंवदा बुरी तरह से जल गई। वो अपनी आंखों से सुगंधा को देखना चाहती थी, तो वो फौरन ही अपनी पालकी में बैठी और सीधा हरिया कुम्हार के आंगन में जा पहुंची। उसने देखा चेहरा सोने की तरह दमक रहा था और उसके लंबे बाल घुटनों तक आ रहे थे, जो उसके रूप में चार चांद लगा रहे थे। सुगंधा का इतना सुंदर रूप देखकर प्रियंवदा गुस्से से आग बबूला हो गई और फिर, नहीं, ये नहीं हो सकता। एक साधारण सी लड़की मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। राजकुमारी सुंदरता पर किसी का अधिकार नहीं होता, वो तो ईश्वर का दिया सौभाग्य होता है। नहीं, मैं उसके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दूंगी। दासी, तुम जाकर एक ऐसा विष तैयार करो जिसका तोड़ किसी के पास ना हो। लेकिन राजकुमारी, हम उस लड़की के प्राण नहीं ले सकते। महाराज को पता चला तो? किसने कहा कि मैं उसके प्राण लेना चाहती हूँ। मुझे नफरत तो उसके लंबे बालों से है, जो उसे मुझसे ज्यादा सुंदर बना रहे हैं। मैं चुपके से उसके बालों में ऐसा लेप लगाऊंगी कि उसके सारे बाल झड़ जाएंगे। फिर देखूंगी कि कैसे वो मुझसे ज्यादा सुंदर दिखती है। जाओ, अब जाकर वो करो जो मैंने कहा है। जो आज्ञा राजकुमारी। राजकुमारी प्रियंवदा के कहने पर दासी ने विष से भरा हुआ एक लेप तैयार किया और फिर रात के अंधेरे में राजकुमारी अपनी दासी के साथ चुपचाप हरिया के घर पहुंची, जहां सुगंधा जमीन पर चटाई डालकर सो रही थी। उसके घने बाल देखकर प्रियंवदा को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन उस विषैले लेप को सुगंधा के बालों पर लगा दिया। लेकिन उसके बाद अगली सुबह जो हुआ, उसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हे भगवान, ये क्या है। क्या हुआ बाबा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। बेटी, तुम्हारे बाल। क्या हुआ मेरे बालों को बाबा। अपने बाबा की बात सुनकर सुगंधा अपने बालों को हाथ में पकड़ती है, जो अब काले की जगह एकदम सुनहरे हो गए थे और अब सुगंधा पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उधर राजमहल में प्रियंवदा भी मुस्कुरा रही थी। दासी, अब तक तो उस बेचारी के सारे बाल जलकर टूट गए होंगे। उसकी सारी सुंदरता एक झटके में खत्म हो गई होगी। अब तो निश्चित ही इस पूरे सुंदरनगर में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। हाँ राजकुमारी, इसमें कोई संदेह नहीं। दासी की बात सुनकर प्रियंवदा जोर जोर से हंसने लगी। वो बहुत खुश थी। दूसरी तरफ सुगंधा के सुनहरे बालों के बारे में अब पूरे नगर को पता चल चुका था। हर कोई सुगंधा को देखने उसके घर पहुंच रहा था। हे भगवान, ये तो सच है। तेरे बाल तो वाकई बदल गए सुगंधा। पता नहीं मौसी, कल तक तो सब ठीक था। मेरे बाल काले थे, पर जब मैं सुबह उठी तो मेरे बाल एकदम सुनहरे हो गए। माता की कृपा है तुझ पर। पता नहीं क्या जादू हुआ है।
पर तू तो पहले से भी अधिक सुंदर लगने लगी है। उस औरत की बात सुनकर सुगंधा शर्मा गई। सुगंधा के सुनहरे बालों की बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई, जिसे सुनकर नगर का सबसे बड़ा सुनार भी हरिया के घर आ पहुंचा। अरे रामकिशन जी, आप क्यों पधारे? मुझे ही बुलवा लिया होता। नहीं नहीं हरिया, सुना है तुम्हारी बेटी पर माता की कृपा हुई है, उसके बाल सुनहरे हो गए हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए रामकिशन जी। तो बुलाओ अपनी बेटी को, जरा उसके बाल तो दिखाओ। रामकिशन ने सुगंधा के बालों को अपने हाथों में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। और फिर, क्या हुआ रामकिशन जी? ये बाल सिर्फ सुनहरे रंग के नहीं है, बल्कि असली सोने के हैं। ये तो सच में चमत्कार ही है। पर ये सब हुआ कैसे भाई? हरिया ने उस सुनार को सारी बात बताई। माता का चमत्कार मानकर रामकिशन ने सुगंधा के आगे हाथ जोड़ लिए और वहां से चला गया। अब तो नगर का बच्चा बच्चा सुगंधा के सुनहरे बालों के बारे में जान गया था। और फिर जल्दी ही ये खबर प्रियंवदा तक भी पहुंच गई, जिसे सुनकर वो आग बबूला हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। दासी, दासी! जी राजकुमारी, राजकुमारी की बच्ची, तुमने क्या मिलाया था उस लेप में? माता रानी की सौगंध राजकुमारी, उस लेप में जहरीला विष ही था, जिससे उस सुगंधा के बाल जल जाने चाहिए थे, पर पता नहीं कैसे वो सोने के बन गए। अगर ऐसा है तो एक काम करो, जाओ वो लेप फिर से लेकर आओ और उसे फौरन मेरे बालों पर लगा दो। लेकिन राजकुमारी, जितना कहा गया है उतना करो। प्रियंवदा ने उसी लेप को अपने बालों पर अच्छे से लगवाया और फिर आराम से सो गई। लेकिन सुबह जब वो उठी तो उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। वो पूरी तरह से गंजी हो गई थी। अपने आप को शीशे में देखकर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसे इस हाल में देखकर उसकी दासी चुपचाप वहां से भाग निकली। और फिर प्रियंवदा ने रोते हुए कहा, हे माता रानी, ये क्या षड्यंत्र है? ये कैसी माया है आपकी? मेरे सामने आइए। मेरे साथ अन्याय हुआ है, धोखा किया है आपने। उस गरीब कुम्हारिन को सोने के बाल और मुझे ये श्राप दिया आपने। कई दिनों तक माता रानी के सामने रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी प्रियंवदा के सिर पर एक भी बाल नहीं होगा। बड़े से बड़ा वैद्य भी कुछ नहीं कर सका। और तब जाकर प्रियंवदा को समझ आया कि ये सब उसके अपराध का दंड है, जिसे हर हाल में उसे भोगना ही पड़ेगा। फिर उसने खुद जाकर सुगंधा और उसके पिता हरिया को सारा सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। कोई बात नहीं राजकुमारी, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास है और ये विश्वास भी है कि माता रानी आपके पश्चाताप से प्रसन्न होकर आपको क्षमा कर देंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं माता रानी से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सुगंधा से बात करके प्रियंवदा को बड़ी शांति मिली और फिर अगली सुबह वो चमत्कार भी हो गया जिसकी उम्मीद प्रियंवदा ने छोड़ ही दी थी। उसके बाल उसे वापस मिल गए थे, जिन्हें देखकर प्रियंवदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब वो बदल चुकी थी। उसने खुद की सुंदरता पर ध्यान न देकर अपने राज्य की जनता की भलाई के बारे में सोचना शुरू किया, जिसके बाद वाकई वो सबके दिलों पर राज करने लगी।